हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईबी के पेपर फर्स्ट की इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल बी इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। तो आज से हम इस वीडियो से हम मॉड्यूल बी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 12 जो कि फर्स्ट चैप्टर है इसमें मॉड्यूल बी में, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक देखेंगे, इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक कितनी तरह की होती हैं, मार्केट कमांड और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक। देखो, इकोनॉमिक्स के हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का यह मतलब है कि आप मान के चलो कि कुछ आपके पास रिसोर्सेज हैं लाइक आप एक आम आदमी के पास क्या रिसोर्सेज है, उसके पास टाइम है और उसके पास क्या है, मनी है। ठीक है, मानो कि आपके पास ये दो रिसोर्स हैं। अब आपके पास टाइम जो है वो भी फिक्स है और जो पैसा है वो भी फिक्स है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों को किस प्रकार खर्चना चाहते हैं और उसको इस प्रकार खर्चे कि आप इन जिस जिस जगह पे आप इसका यूज करेंगे उससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो, ठीक है, बेनिफिट हो। और जब जब अपने ये चीज डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ पैसा खर्चना है और उससे हम कहाँ पे अपना टाइम व्यतीत करना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले पाए, तो ये हमने क्या किया, ये हमने इकोनॉमिक्स को समझा है, इकोनॉमिक्स का यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूज़ करना कि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँचा पाएँ, तो इसी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स is the social science concerned with production, consumption, and distribution of goods and services. It is important because it helps us to study how resources can best distributed to meet the needs of the greatest number of people. और इकोनॉमिक्स हमको ये बताती है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करें कि हम जो हमारे देश के अंदर जो नीड्स हैं तो वो नीड्स को पूरा कर पाए, हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी नीड्स को पूरा कर पाएं। As the world become more internationally connected, the study of economics is becoming increasingly crucial. और जैसे जैसे अब जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा ज़्यादा इंटरकनेक्ट होता जा रहा है, तो इकोनॉमिक्स को पढ़ना और भी जरूरी होता जा रहा है। द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, दिस वर्ड इज मेड अप टू पार्ट्स, ओइकोस एंड द होम। इसका मतलब ओइकोस का मतलब होम और निमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। Thus the original meaning of the term oikonomia was household management। तो हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है कि अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके उसकी जो हमारे देश के अंदर नीड्स है, जो हमारी पॉपुलेशन की नीड्स है उसको पूरा करना और उनकी नीड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरा करना। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड ओइकोनोमा से लिया गया है, जिसमें ओइकुम का मतलब होता है होम और नीमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो टोटल मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि अपने हाउस होल्ड मतलब यहाँ पर हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं तो एक तरह से अपने हाउस होल्ड को मैनेज करने को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। द कोर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। Scarcity means that the available resources are insufficient to satisfy all wants and needs। तो इकोनॉमिक्स का जो कोर है वो स्कार्सिटी से शुरुआत होती है उसकी। स्कार्सिटी मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और जो हमारे लोगों की जो डिमांड्स और नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो इनसफिशियंट है। तो हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करें कि हम उसको उनकी नीड्स को पूरा कर पाए। इन द एब्सेंस ऑफ स्कार्सिटी देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और अगर दुनिया में स्कार्सिटी नहीं होगी, मतलब अगर रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, तो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स देयरफॉर इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ चॉइसेस वी मेक। तो जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो चॉइसेस पे टिका हुआ है, एज दे आर अफेक्टेड बाय इंसेंटिव्स एंड रिसोर्सेज। द गोल इज टू फिगर आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी इन ए वे दैट अलाउ अस टू यूज द स्केर्स रिसोर्सेज मोस्ट इफेक्टिवली। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मानो कि आपके पास 50,000 रुपये हैं, ठीक है, और आपके घर में 4 लोग हैं। ठीक है, अब अगर 50,000 रुपये और आपके घर में 4 लोग हैं, अब मानो कि आपके घर का जो मंथली एक्सपेंसिस है वो 40,000 रुपये का रहता है। ठीक है,
अब आपने ये देखा कि एक मार्केट के अंदर नया मोबाइल आया है जो कि 60,000 रुपये का है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या डिसीजन लोगे? एक तो ये है कि आपका रुपया 50,000 है और मोबाइल 60,000 का है, तो या तो आप 50,000 रुपये और 10,000 मार्केट से किसी से लोन लेकर 10,000 60,000 का फोन खरीदोगे, या अपने घर का 40,000 का खर्चा निकालोगे और 10,000 रुपये सेव करोगे, और ये 10,000 सेव करते रहोगे 6 महीनों तक, और तब जाके आप 60,000 का फोन लोगे। अब सही क्या होगा? अब यहाँ पे हमने ये दिमाग लगाया कि अगर हम 10,000 लोन लेके 60,000 रुपये का मोबाइल खरीद लें तो हमारे घर वाले तो भूखे मर जाएंगे, ठीक है। और या हम 10,000 रुपये बचाएं 6 महीने तक, तब जाके हम 60,000 का फोन अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये जो चॉइसेस है ना, ये चॉइसेस करने को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा चॉइसेस रहती है आपके पास कि आपको अपना रिसोर्सेज जो है उसको कहाँ यूज करना है जिससे आप ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। अब कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों ने डेफिनेशन दी अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स की। जैसे हम देखते हैं एडम स्मिथ ने क्या बोला था। एडम स्मिथ हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। डिफाइंड इकोनॉमीज in his famous book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations। तो ये 1776 में आई थी। तो एडम स्मिथ ने बोला था इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ वेल्थ, अकॉर्डिंग टू हिम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन स्टडी ऑफ वेल्थ के हिसाब से दी थी कि आप वेल्थ कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो और उस वेल्थ को कैसे कंज्यूम कर रहे हो, तो उसी को इकोनॉमिक्स बोला था। लेकिन इनकी जो ये डेफिनेशन, इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था। दिस डेफिनेशन वाज क्रिटिसाइज्ड बाय बीइंग टू मेटेरियलिस्टिक, क्योंकि ये सिर्फ वेल्थ पे ऊपर डिपेंडेंट थी, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक थी, तो इसका भी बहुत निंदा हुई थी। इट गेव मोर इंपॉर्टेंस टू वेल्थ देन द पीपल हुज यूज्ड द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड। तो इन्होंने जो डेफिनेशन पूरी वेल्थ ओरिएंटेड थी, मेटेरियलिस्टिक थी, तो इसमें फिर इन्होंने ये चीज इग्नोर कर दी कि जो व्यक्ति है उसको उसकी नीड्स क्या है, तो वो पूरी फुलफिल हो रही है कि नहीं, इन्होंने ये डेफिनेशन अपना इग्नोर कर दिया था। अब बाद में मार्शल डेफिनेशन है गई, जो कि वेलफेयर डेफिनेशन भी बोला जाता है। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, वेल नोन एज इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, प्रोवाइडेड द broader definition of book Principle of Economics 1890 के अंदर ये आई थी, 1890 के अंदर आई थी। तो मार्शल जी ने बोला था अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन in the ordinary business of life. It is on the one side the study of wealth and the other or more important side the study of man। तो एल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ के ओरिएंटेड नहीं होगी। आप इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ के साथ साथ जो आम जनता की जो नीड्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, मतलब उनकी वेलबिंग्स के लिए भी सोचा जाए। तो मार्शल्स व्यूड द वेल्थ एज एन एंड it itself, not an as in itself, but as a means to achieve human welfare or well-being. The ultimate purpose of economics is the view of to promote welfare। तो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना ही नहीं था, इसके अंदर आप रिसोर्सेज का यूज इस प्रकार करो कि आप वेल्थ तो क्रिएट करो और उसके साथ आप पब्लिक वेलफेयर भी करते रहो कि लोग की नीड्स और नोट्स लोग सेटिस्फाई भी रहे आपकी इकोनॉमिक्स पॉलिसी से। देन डेफिनेशन आई थी रॉबिन्स की स्कैरसिटी डेफिनेशन। The most widely accepted definition of economics was given by Lionel Robbins। ये डेफिनेशन को आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। According to him, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। इसका क्या मतलब हुआ? The definition presents economics as the study of means and ends। The ends are our wants and the means are the resources we have satisfied them। The core economic problems arise because our wants are limited but the source are scarce and are alternative uses। तो कहने का ये मतलब है कि रॉबिन्स जी ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक इस प्रकार की साइंस है जिसमें मतलब उस इकोनॉमिक को स्टडी करना इस प्रकार का, जैसे जो हमारे रिसोर्सेस जो हैं वो रिसोर्सेस की हमारे पास स्कैरसिटी है, मतलब वो लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन की नीड्स हैं और वांट्स हैं जो वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो अब इसमें
रोमी जी ने ये बोला था कि हम अपने रिसोर्सेस को इस प्रकार से यूज करें कि हम उससे प्रॉपर आउटपुट ले पाए और हमारे मैक्सिमम लोगों की नीड्स को कंप्लीट पूरा कर फुलफिल कर पाए। जैसे इसने ये बोला कि एंड्स का मतलब है आर वांट्स एंड मीन्स का मतलब रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है वो स्केर्सिटी की ओर है। जैसे स्केर्स जो मीन्स का मतलब है स्केर्स है, मतलब रिसोर्सेज जो हमारे स्केर्स हैं, लेकिन जो हमारे वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने यही कहा कि हमारे रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करें कि हम हमारे नीड्स को ज्यादा से ज्यादा पूरा कर पाए। द डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स कैन बी एनालाइज बाय 4 पार्ट्स। तो इनके डेफिनेशन को हम इन 4 पार्ट्स में और एनालाइज कर सकते हैं। देख, वांट्स आर अनलिमिटेड। द टर्म एंड्स रेफर टू आर वांट्स। ह्यूमंस बीइंग्स आर अनलिमिटेड वांट्स for things like food, clothing, shelter, education and entertainment. There is no limit of to our wants. When one want is satisfied, another are arises. तो जो ह्यूमन की नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, मतलब उसको क्या चाहिए वो अनलिमिटेड है, क्योंकि इंसान की अगर एक नीड पूरी होती है तो वो दूसरी की तरफ देखता है, फिर दूसरी नीड पूरी होती है तो तीसरी तरफ जाता है। तो ह्यूमंस की वांट्स जो अनलिमिटेड है, देखिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब जब उसकी कोई वांट्स की लिमिट नहीं है, अगर उसकी एक सेटिस्फाई होती है तो दूसरी तरफ जाता है। अब कहने का ये मतलब है कि जैसो मानो कि हमारे पास वीट है देश में, ठीक है, अब हमको ये वीट का किस प्रकार से यूज करना है, ये पॉलिसी हमको देखनी है। कि हम, ऐसा तो है नहीं कि हम अगर वीट है, अब हमको पैसा कमाना मानो, तो हम इसको सारी को एक्सपोर्ट कर दें तो हमारे देश में पैसा तो खूब आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि हमारे लोगों की नीड्स कंप्लीट पूरी नहीं फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो रोबिन जी ने यही बोला था कि हम अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करें कि सिर्फ हम वेल्थ ही ना कमाएं, उसके साथ साथ हम हमारे लोगों की नीड्स भी फुलफिल करते जाएं। अब यही इसीलिए इनकी क्रिटिसिज्म हुई थी एडम स्मिथ की, क्योंकि एडम स्मिथ ने सिर्फ वेल्थ की किया था कि वेल्थ के बारे में बोला था कि वेल्थ कमाओ, सॉरी ये स्टडी ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ कमाओ, लेकिन नीड्स की अनदेखा कर दिया था, इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म किया गया था। सेकंड पॉइंट है द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। आर वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड और स्केर्स। तो हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो लिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही रहेंगे। स्केर्सिटी इन इकोनॉमिक्स डज नॉट जस्ट मीन ए शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, इट मीन्स द डिमांड ऑफ सोर्सेज आर ग्रेटर देन इट्स अवेलेबल सप्लाई। तो स्केर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि वो सप्लाई उसकी कम है, मतलब ये है कि उसकी डिमांड ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई इतनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रोटन एग्स आर नॉट स्केयर in the economic sense because they are no demand for them, even though they are few. On the other hand, there may be huge stocks of commodity like wheat, but it is still considered scarce because the demand of it is even greater. मतलब जैसे रोटन एग्स हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारे सड़े हुए अंडे हैं, ठीक है, अब उसकी उसकी जो डिमांड है वो तो बिल्कुल कम होगी, तो लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी सप्लाई कम है, क्योंकि हमारे पास अंडे तो सड़े हुए बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उसकी डिमांड कम है। और इसके और दूसरे तरफ देखें, अगर वीट है, गेहूं है, अब गेहूं हमारे पास बल्क में पड़ा है, मतलब उसकी फुल सप्लाई है, लेकिन फिर भी हम उसको स्टोर करके रखते हैं क्योंकि उसकी जो डिमांड है ना, उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, मतलब उसको बहुत सारे सेक्टर्स में और बहुत सारे तरीकों से वीट का यूज किया जाता है, तो उसकी डिमांड भी है। तो ये कहने का मतलब है कि मीन्स ह्यूमंस की जो वांट्स हैं वो लिमिटेड होनी, मतलब लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। द स्केर्स रिसोर्सेज वी हैव कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जाम्पल, with 50 rupees you are either buy a good pen or go to a movie. For a piece of land can be used to grow paddy, sugarcane or wheat. The feature of alternative use is what creates the problem of choice. तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, लेकिन उनका यूज जो है अल्टरनेटिव कर सकते हैं। अब हमको ये डिसाइड करना है कि हम किस चॉइस की तरफ जाएं जिससे हमको एक ज्यादा फायदा हो और पूरी मास की नीड्स सेटिस्फाई हो पाए। जैसे अब इसमें जो एग्जांपल दिया गया है, जैसे आपके 50 रुपए हैं, तब आपको चूज करना है कि आप उसका पेन खरीदना चाहते हो या उसके लिए मूवी देखना चाहते हो, ठीक है। और अगर देश के अंदर जो लैंड है, जो फिक्स एग्रीकल्चर लैंड है, आप उसमें हमको डिसाइड करना है कि उसमें क्या हमको उसमें पैडी उगाना है, क्या हमको उसमें शुगर केन गन्ना उगाना है, या उसमें गेहूं बोना है। तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज्यादा
चॉइस ओरिएंटेड रहती है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी जगह अपना रिसोर्सेज को खपाना है। वी हैव टू मेक ए चॉइस बिकॉज आर वांट्स आर अनलिमिटेड, आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। वी हैव फोर्स टू मेक चॉइसेस। Every person must decide which wants to satisfy now and which wants to postpone. This is why economics is often called science of choice. तो इकोनॉमी के अंदर क्या चॉइस करना पड़ता है। जैसे हम ऊपर एग्जांपल में बात किया कि अब आपको डिसाइड करना होगा आपको पेन खरीदना है या मूवी देखने जाना है। क्यों? क्योंकि आपको एक, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास ये था कि हमारे पास 50 रुपए हैं, ठीक है। अब आपको देखना कि आपको अपनी कौन सी जो डिमांड है, कौन सी नीड को सेटिस्फाई करना है या कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, और किसको पोस्टपोन करना है। और इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इसीलिए ही साइंस ऑफ चॉइस कहा जाता है कि आपको आपका पूरा दिमाग दौड़ा के ये चॉइस करनी है कि आप किसके साथ जाना चाहोगे जिससे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्टरी फील हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स देख लिया, इकोनॉमिक्स क्या होता है, और एडम स्मिथ की डेफिनेशन, मार्शल की डेफिनेशन और रॉबिन्स की डेफिनेशन, लियोनेल रॉबिन्स की डेफिनेशन भी हमने देख ली। रॉबिन्स की डेफिनेशन समझने के लिए हम 4 पार्ट्स में देखना पड़ता था कि वांट्स आर अनलिमिटेड, कि हमारे पास वांट्स बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, कोई हर किसी को उसके वांट्स ज्यादा हैं, लेकिन उस हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम रहेंगे। द मीन्स आर सेटिस्फाई ह्यूमन ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। तो क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उतनी सप्लाई नहीं हो सकती। तो इसके लिए सॉरी, सप्लाई ज्यादा कम नहीं है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिसके हिसाब से हमको देखना होगा कि हमको सबसे पहले कौन सी डिमांड को पूरा करना है, हमारे रिसोर्सेज को कहाँ यूज करना है। देन कि हर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं, तो हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव यूज सबसे बढ़िया हो सकता है, और हमको एक चॉइस मेंटेन करके चलना होता है। और हमको हमारा एक वांट्स को छोड़ना ही पड़ेगा और दूसरे को जो हमारा बिल्कुल हमारे लिए नेसेसरी होगा वो हमको चूज करना होगा। देन है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमी का फादर माना जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि माइक्रो इकोनॉमी का फादर कौन है, तो आपको बताना होगा एडम स्मिथ है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट आर कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज मार्केट, फॉर्म और हाउस होल्ड्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलता है, जब आप इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल एक छोटे लेवल पर देखते हो, लाइक एक फर्म के लेवल पर या एक छोटी मार्केट के अंदर कि किस प्रकार से हमको रिसोर्सेज यूज करने हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल प्राइजेस आर सेट, हाउ द प्राइस ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल आर डिटरमाइंड एंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म। तो इसमें आप ये स्टडी कर सकते हैं कि कोई चीज का प्राइस है तो वो कितना होना चाहिए, एक जगह का लैंड का प्राइस कितना होना चाहिए, लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कैपिटल कितना लगना चाहिए। तो मतलब छोटी जगह पे आप अगर इकोनॉमिक्स लगा रहे हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इट एग्जामिन हाउ द डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स अफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस विच इज देन डिटरमाइन प्राइजेस। तो इसमें ये एग्जामिन किया जाता है कि अगर हम किसी एक चीज का दाम बढ़ा दें तो उसकी सप्लाई, मतलब उसकी डिमांड कितनी रहेगी, मतलब अगर हम किसी का प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उसकी डिमांड कितनी रहेगी और उसकी सप्लाई किस प्रकार से रहेगी। तो ये सब ध्यान में रखा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये बिल्कुल अपोजिट है माइक्रो इकोनॉमी का। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट आर कंसर्न्ड विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। तो पूरी इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस अगर देखनी हो तो वो उसी को ही मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इट डिड नॉट एग्जिस्ट in its modern form until 1936 when John Keynes published his revolutionary book General Theory of Employment, Interest and Money। तो 1936 तक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद जॉन केनिस ने अपनी बुक लॉन्च करी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो उसके अंदर इन्होंने मैक्रो इकोनॉमी का जिक्र किया था। At that time, the world was the Greatest Depression, and Keynes developed an analysis of what caused business cycles
विद अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। तो उस समय जो दुनिया थी वो ग्रेट डिप्रेशन से निकली थी, मतलब कहीं भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था। तब केनेस जी ने एनालाइज किया था कि उसके कारण बिजनेस साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण क्या है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। जब उन्होंने ये बताया तब तब वहां से ही माइक्रो इकोनॉमी का जन्म हुआ। मैक्रो इकोनॉमिस्ट टुडे एग्जामिन ए वाइड वैरायटी ऑफ एरिया सच एज हाउ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन आर डिटरमाइंड। तो आज के समय मैक्रो इकोनॉमी का यूज बड़े एरिया में किया जाता है, जैसे वाइड वैरायटी ऑफ एरिया, जिसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कंजम्पशन आर डिटरमाइंड, कितना कंजम्पशन हो सकता है, हाउ सेंट्रल बैंक्स मैनेज मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स, व्हाट कॉज इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड व्हाई सम नेशंस ग्रो रैपिडली व्हाइल अदर स्टैग्नेट। तो ये सब जगहों पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जामिन करने में काम में लिया जाता है। जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट्स हो किसी देश में, कंजम्पशन पूरे देश में कितना हो रहा हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पैसा और इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और कुछ देश हैं जो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और कुछ जो ज्यादा कम हो रहे हैं। तो ये इनको जो स्टडी करना होता है ना, इनको जो स्टडी करना होता है ये सब सेक्टर्स को, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स काम में लेते हैं। क्योंकि हम ये जब स्टडी करेंगे तो हम उस देश की जीडीपी के नंबर, ग्रोस नेशनल इनकम के नंबर, तो इसके आधार पर हम बता पाते हैं कि उस देश की हालत अभी क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडीज टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमी फंक्शन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में उस कंट्री के नंबर के आधार पर ही हम पता कर पाते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे कितनी चल रही है, प्राइस इंडेक्स वहां पे वेरियस प्राइस इंडेक्स हैं जो उसमें कमोडिटी किस प्रकार से महंगी है सस्ती है, इन्फ्लेशन क्या है। तो ये नंबर के आधार पर हम, मतलब ये नंबर से जब हम स्टडी करते हैं ना, उसी को ही मैक्रो इकोनॉमी बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमी उसको बोला जाता है जिसमें हम कोई छोटे लेवल पर, जैसे फर्म या कोई कंपनी के लेवल पर नंबर की स्टडी की जाती है और उसके आधार पर हम प्लानिंग करते हैं, तो उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमी। तो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमी के केस में स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड, फर्म्स, मार्केट, और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर स्टडी इकोनॉमी एज द होल। और पूरी इकोनॉमी को अगर स्टडी करना है तो उसमें माइक्रो इकोनॉमी बोलेंगे, और अगर एक इंडिविजुअल यूनिट्स को देखना है तो उसको माइक्रो इकोनॉमी बोलेंगे। माइक्रो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई, डिमांड, प्राइस, कंज्यूमर बिहेवियर और फर्म बिहेवियर कंसेप्ट रहते हैं कि, और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इस प्रकार के पूरी इकोनॉमी के जो नंबर देखे जाते हैं वो मैक्रो इकोनॉमी देखे जाते हैं, और अगर इंडिविजुअल लेवल पर नंबर देखे जाते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमी देखे जाते हैं। मेन क्वेश्चंस इसमें जो मेन क्वेश्चन रहता है, हाउ द प्राइस ऑफ गुड्स डिटरमाइंड एंड हाउ डू फर्म मेक प्रॉफिट। तो माइक्रो इकोनॉमी क्योंकि छोटे लेवल पर काम करती है तो उसमें ये प्राइस रहता है कि उस प्राइस, कोई किसी व्यक्ति, किसी चीज की, किसी गुड्स की प्राइस क्या डिसाइड करें, कितना प्राइस हो सकता है। तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमी। और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर व्हाट डिटरमाइंस द ओवरऑल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट कॉज इन्फ्लेशन, तो महंगाई के क्या कारण है, और इंप्लॉयमेंट की परफॉर्मेंस हमारी क्या क्या है, आज लेवल क्या है इंप्लॉयमेंट का देश में। तो ये सब देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। और माइक्रो इकोनॉमी के फाउंडर बोला जाता है एडम स्मिथ को, और मैक्रो इकोनॉमी में बोला जाता है जॉन केनेस को। तो ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। देखो अब हम एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे हम। इकोनॉमिक्स क्या होता है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स या वांट्स को पूरा करना, इसी को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और उसके बाद हमारे को तीन इकोनॉमिस्ट ने जो डेफिनेशन दी उसके आधार पर हमने पढ़ लिया कि एडम स्मिथ ने बोला था, रॉबिन्स जी ने बोला था, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमी जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे, फर्म लेवल पर या कंपनी लेवल पर जो इकोनॉमिक्स करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमी है। और अगर जब हम पूरे देश के लेवल पर या वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो इकोनॉमिक करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमी के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु का प्राइस कितना डिसाइड हो सकता है, ठीक है, मतलब छोटे लेवल पर जो डिसीजन लिए जाते हैं। और मैक्रो इकोनॉमी के अंदर उस देश की अनएम्प्लॉयमेंट कैसी रहेगी, इन्फ्लेशन क्या रहेगी, तो ये सब जो चीजें देखी जाती हैं ये होता है मैक्रो इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फंडामेंटल क्वेश्चन इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंडामेंटल क्वेश्चन हमको पता होने चाहिए।
every human society, whether it is advanced industrial nations, a centrally planned economy, or an isolated tribal nation, must confront or resolve three fundamental economic problem. तो अगर कोई इकोनॉमी है वो बहुत एडवांस है या फिर बिल्कुल गरीब इकोनॉमी है जिसके पास जो दुनिया में आइसोलेटेड है, इन दोनों को ही तीन फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. इंस्टीड दीज थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आर क्रूशियल टुडे एज दे वर द डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का शुरुआत होती है ये तीन इकोनॉमिक क्वेश्चन से. लेट अस लुक द मोर क्लोजली एट देम. तो ये तीन क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट कमोडिटी आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज क्वांटिटीज, हाउ ए गुड प्रोड्यूस्ड एंड फॉर whom आर गुड प्रोड्यूस्ड. तो हमको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर कि हमको क्या चीज प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में करनी है. फिर वो गुड्स वो जो प्रोड्यूस करना है वो कैसे प्रोड्यूस करनी है और वो किसके लिए प्रोड्यूस करनी है. ये तीन अगर चीजें पता है तब यहाँ वहां पे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट लगा सकते हो. तो पहले देखते हैं व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज क्वांटिटी. ए सोसाइटी मस्ट डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विस विल मेक एंड व्हेन they will be produced. Will we produce pizza or shirts today and a few high quality shirts or many cheap shirts? Will we use our scarce resources to produce many consumption goods like pizza or for today, or will we produce fewer consumption goods or more investment goods like pizza making machines that will boost production and consumption tomorrow? तो एज ए सोसाइटी हमको ये डिसाइड करना होगा कि हमको आज के दिन हमारे रिसोर्सेज को क्या कहाँ पे यूटिलाइज करना है. जैसे अब एक बात करो, एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ. जैसे पाकिस्तान है और इंडिया, ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज के लिए. अब पाकिस्तान और इंडिया में क्या फर्क है? देखो, इंडिया और पाकिस्तान सेम ही टाइम पे आजाद हुए, लेकिन इंडिया ने अपना जो रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास जो रिसोर्सेज थे लाइक ह्यूमन कैपिटल है या हमारे पास जो फंड्स थे, ठीक है, हमने उसका यूज कहाँ किया? हमने उसका यूज किया हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर. ठीक है, तभी तो आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाए हैं. लेकिन यही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज का यूज कहाँ किया? पाकिस्तान ने अपना रिसोर्सेज यूज किया इंडिया को गिराने के लिए. हर दूसरे दिन उन्होंने टेररिस्ट अटैक करवाने या फिर हमारे बॉर्डर पे कोई इशू शुरू कर देना. तो ये मतलब कहने का ये मतलब है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम ये जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और इसके ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इसको कहाँ प्रॉपर यूटिलाइज करें कि वो काम हो पाए. ठीक है, तो व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड, मतलब ये बात है कि हमको क्या आज प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, ये हमको पता होना चाहिए. जैसे इसमें जो एग्जांपल दिया था कि हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास लेबर फिक्स है. अब उस लेबर से हमको क्या पिज्जा बनवाना है या शर्ट बनवानी है, ये हमको डिसाइड करना होगा. फिर हमको अगर शर्ट बनवानी है तो वो उसकी क्वालिटी कैसे रखनी है. ठीक है, ये चीज हमको पहले से ही डिसाइडेड होगी तो तभी हम उस पर काम कर पाएंगे. और अगर आज हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको ये देखना होगा कि हमको जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें गुड्स खरीदने में कर दें या फिर पिज्जा की गुड्स खरीदने को कर दें या फिर हम पिज्जा मेकिंग मशीन खरीदें उससे. तो ये हमको पता होना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का हमको जवाब चाहिए वो है हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस. तो वो सामान को कैसे प्रोड्यूस करें. ए सोसाइटी मस्ट डिटरमाइन who will do the production and what resources and what production techniques they will use, how farms and who teach. In electricity generated from oil, coal or sun, factories will be run by people or robots. तो एज ए सोसाइटी हमको ये डिसाइड करना होगा कि आज क्या प्रोडक्शन करनी है और उसके लिए कौन से रिसोर्सेज को हमने यूज करना है. ठीक है, और उस प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या क्या टेक्निक्स की यूज करनी है. तो ये सब डिटरमाइन हमको करना होगा पहले से. जैसे अब हमारे पास अगर एनर्जी बनाने के ऑप्शन हो तो हमको ये डिसाइड करना है कि वो एनर्जी हमको कोल से बनानी है, ऑयल से बनानी है या फिर सोलर लाइन से बनानी है. अब उसमें भी हमारी प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए. अगर हमको इन्वायरमेंट के बारे में सोचना है तो हमको सोलर से बनानी चाहिए, और अगर हमको इन्वायरमेंट की फिक्र नहीं है लेकिन हमको वो सस्ते में चाहिए तो हमको कोल से बनानी चाहिए. तो ये पता होना चाहिए कि हमारा ये डिसाइड हो गया एनर्जी बनानी है, तो सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो कैसे बनानी है, तो उसका टेक्निक क्या यूज करनी है. तो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर ये चीज हमको डिसाइड करनी होगी. जो नेक्स्ट है
फॉर होम आर गुड्स प्रोड्यूस, तो किसके लिए प्रोड्यूस करने को गुड्स? हु गेट्स टू ईट द फ्रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ फेयर एंड इक्विटेबल? हाउ is the national product divided among different households? Are many people poor or few rich? Do high incomes go to teachers or to athletes? Will society provide a minimum level of consumption to poor, or most people work if they are to eat? तो कहने का ये मतलब है कि जब हमने कोई चीज प्रोड्यूस कर ली, तब हमको ये डिसाइड करना है कि वो प्रोडक्शन, वो जो गुड्स हमने बनाए हैं, वो किसको दिया जाएगा? क्या वो सिर्फ अमीरों को दिया जाएगा, क्या गरीबों को दिया जाएगा, और क्या उसका डिवाइडेशन है जो इक्वली किया जाएगा? ये पता होना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स के अंदर। अब इसमें हमने ये बात करी कि हमको अगर फंडामेंटल क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के अंदर है वो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट कमोडिटी आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट क्वांटिटी, हम लोग क्या प्रोड्यूस करना है। फिर है कि कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या, देखो यहाँ पे क्या, कैसे और किसके लिए। ये हमको, ये 3 क्वेश्चन है जो कि हमको पता होने चाहिए, फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई किसान है, ठीक है, एक गांव के अंदर एक किसान है, वो किसान के पास एक जमीन का टुकड़ा है। अब जमीन तो उसके पास वही है, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो गेहूं उगा सकता है और या वो कॉटन उगा सकता है। ठीक है, अगर वो सिर्फ गेहूं उगाता है तो गेहूं उगाएगा तो उस गांव में कॉटन की कमी हो जाएगी, तो कॉटन से क्या बनता है? कपड़ा। तो लोगों के पास कपड़े की पहनने की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, और या वो सिर्फ कॉटन उगाता है, अगर वो सिर्फ कॉटन उगाता है तो उसमें गांव के अंदर गेहूं की कमी हो जाएगी। तो इसको ये डिसाइड करना पड़ेगा उसको क्या प्रोड्यूस करना है, या फिर ये हो सकता है कि उसको 70-30 रेशो में प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये किसान को डिसाइड करना होगा। फिर उसको ये, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कैसे, कि वो उसको कैसे प्रोड्यूस करे। तो कैसे के अंदर क्या वो ऑर्गेनिक खेती करे, ठीक है, या फिर वो उसमें केमिकल डाले, ये किसान को देखना होगा, क्या वो ऑर्गेनिक खेती करे या केमिकल डाले। उसके बाद उसको ये पता होना चाहिए किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो जब वो गेहूं या कॉटन जो उसने उगाया वो उग गया, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब वो उसको किसको देगा, क्या गरीब लोग खाएंगे उसको या अमीर खाएंगे, ठीक है, या किसे पैसा कितना लिया जाएगा, ये सब डिसाइडेशन होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट, कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। Different societies are organized through alternative economic system, and economic studies the various mechanism that the society can use to answer the what, how and for whom question. We generally distinguish between 2 fundamentally different way of organizing an economy. जो अलग अलग सोसाइटीज हैं, या बात करेंगे अलग अलग कंट्रीज हैं, यहाँ पर कल्चर अलग है। ठीक है, अब उनका हर किसी का इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग होता है वो, लेकिन सिस्टम इकोनॉमिक्स अलग होने के बावजूद भी उन सबको एक चीज के बारे में सोचना होता है कि व्हाट, हाउ और फॉर हुम, वही क्या, कैसे और किसके लिए, ये उनको भी क्वेश्चन करना होता है। अब सोसाइटी को फंडामेंटली दो तरीकों में बांटा गया, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरा जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी। इन द मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसका ये जो दूसरा नाम है ये भी याद रखना है, कई बार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से इसको बुलाया जाता है। इन द मार्केट इकोनॉमी द मेजर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर मेड बाय इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म्स। द यूनाइटेड स्टेट एग्जांपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी क्या होता है कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर जिस प्रकार के कस्टमर मार्केट में है और जिस प्रकार के प्रोडक्ट की डिमांड है, तो वही तरह की गुड्स की प्रोडक्शन करी जाती है। तो मतलब यहां पर जो फर्म्स हैं या प्राइवेट फर्म्स हैं, कस्टमर की डिमांड के आधार पर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोडक्शन करती है। तो उस तरह की इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट यूएसए जो है वो एक तरह की मार्केट इकोनॉमी है। ए सिस्टम ऑफ प्राइस, मार्केट, प्रॉफिट और लॉसेस एंड इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड डिटरमाइंस
व्हाट, हाउ और फॉर होम। तो ऐसा सिस्टम जहां पर प्राइस, मार्केट और प्रॉफिट और लॉस और उसके लिए इंसेंटिव या रिवॉर्ड जो भी मिलेगा वो बताता है कि क्या, कैसे और किसके लिए हमको प्रोड्यूस करना है। तो इस ऐसी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्म्स प्रोड्यूस द कमोडिटीज दैट यील्ड द हाईएस्ट प्रॉफिट। तो फर्म जो है मार्केट इकोनॉमी के अंदर वो प्रोड्यूस करेगी जिससे उसको फायदा सबसे ज्यादा होगा। हाउ टू प्रोड्यूस, दे यूज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दैट आर द लीस्ट कॉस्टली। और वो इस तरह की टेक्निक यूज करेंगे जो उनके लिए सबसे कम पैसा जिसमें खर्चा हो। जैसे कि मान लो कोई लेबर है, अब लेबर को हटा के अगर मशीन सस्ती पड़ रही है तो वो मशीन का यूज करेगा। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल डिसीजन हाउ टू स्पेंड देयर वेजेस और प्रॉपर्टी इनकम्स। और इसके अंदर किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि उसको अपना सेविंग्स जो है और अपनी इनकम जो है वो किस प्रकार से खर्च करनी है। फॉर एक्सट्रीम केसेस द मार्केट इकोनॉमी in which the government does not interfere in the economic decision is called laissez-faire economy। तो ऐसे केसेस जब गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती मार्केट में, अंदर मार्केट में जिस तरह की डिमांड है अपना प्रॉफिट कंपनी बढ़ाने के लिए उस तरह के प्रोडक्ट बनाने लग जाती है। और उस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं रहता, पूरा इकोनॉमी जो मार्केट ड्रिवन हो जाता है, तो इस कंडीशन को लीज फेयर इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है कि मैं इसको गलत पढ़ रहा हूं पर हम लीज फेयर इकोनॉमी हम इसको बोलेंगे। अब कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि लीज फेयर इकोनॉमी किसको कहा जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन ये रहेगा कि मार्केट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटरफेस नहीं होता उसी को ही लीज फेयर इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी जो कि जिसके अंदर फर्म अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है एज पर कस्टमर डिमांड, कैसे प्रोड्यूस करना है, वो प्रोड्यूस करेंगे जो सबसे सस्ता होगा और प्रोड्यूस वो करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। और कैसे, जिसके लिए प्रोड्यूस करना है जो उसको खरीदने के लिए तैयार होगा, जो अपना पैसा जिस प्रकार से स्पेंड करना चाहे, तो उनके लिए हमको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये होगा मार्केट इकोनॉमी। अब है सोशलिस्ट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी जिनको बोला जाता है। इन द कंट्रास्ट द कमांड इकोनॉमी इज वन इन विच द गवर्नमेंट मेक्स all important decision about production and distribution. The Soviet Union during most of the 20th century is an example। तो कमांड इकोनॉमी उसको बोला जाता है जिसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कैसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और किस टेक्निक से प्रोड्यूस करना है, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके अंदर कंपनी जो है वो प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होती। इन ए कमांड इकोनॉमी द गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द मीन्स प्रोडक्शन लाइक लैंड एंड कैपिटल। तो इसमें जो ज्यादातर रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट ही ओन करती है। इट ऑल्सो ओन्स एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइज इट मोस्ट इंडस्ट्री। और ज्यादातर इंडस्ट्री को किस प्रकार से काम करना है ये भी गवर्नमेंट ही बताती है। इट इज द एम्प्लॉयर ऑफ मोस्ट वर्कर एंड डिसाइड हाउ द आउटपुट ऑफ सोसाइटी टू बी डिवाइडेड। और ये जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉयर होती है, मतलब बहुत सारे वर्करों को जॉब देती है और वही डिसाइड करती है कि क्या आउटपुट सोसाइटी को जाना चाहिए और किस प्रकार से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसी इकोनॉमी जो कि गवर्नमेंट ज्यादा ओन करती है उसी को ही हम सोशलिस्ट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी कहा जाते हैं। मतलब ये इकोनॉमी जनता के फायदे के लिए काम करती है, ना कि अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और ये सोवियत यूनियन जो कि आज मॉडर्न डे रशिया है, वहां से ये इन्होंने काम, मतलब वहां से इनकी शुरुआत हुई थी कम्युनिस्ट की, सोशलिस्ट पार्टी की। अब इंडिया क्या है, अब इन दोनों के बीच का एक रास्ता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमी। नो कंटेम्परेरी सोसाइटी फॉल्स कंप्लीटली इनटू आइदर द एक्सट्रीम कैटेगरी, रादर ऑल सोसाइटीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो ऐसी अभी जो है ना, अभी कोई भी सोसाइटी है वो एक्सट्रीम कोई नहीं है, या तो ना ही वो पूरी मार्केट ड्रिवन है और ना ही वो पूरी सोशलिस्ट है या कमांड है। तो अब सब है मिक्स्ड इकोनॉमी विद एलिमेंट ऑफ बोथ मार्केट एंड कमांड। तो इसके अंदर क्या, मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी दोनों के एलिमेंट साथ में लिए जाते हैं। टुडे मोस्ट डिसीजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर मेड इन द मार्केट प्लेस, बट द गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट ओनली इन ओवरसीइंग द मार्केट, पासिंग लॉ टू रेगुलेट इकोनॉमिक लाइफ एंड प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड एंड सर्विसेज। तो अब जो है ना, जैसे यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो प्राइस है या उस क्या प्रोड्यूस करना है ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। लेकिन उसकी मार्केट के अंदर बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि वो अंधाधुंध प्रोडक्शन चलती रहे और वो उसकी क्वालिटी पे कोई फोकस ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तब वहां पे काम आता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट जो है वो उसमें ओवरसीइंग करती रहती है जिससे कि
जो कंज्यूमर है उसको भी फायदा हो और कोई भी लॉ है जो उसको बाईपास ना कर पाए। नेक्स्ट है, इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग हैज बीन ए मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर कोएग्जिस्ट एंड कंप्लाइंट ईच अदर। जो भारत है वो शुरू से ही इकोनॉमिक प्लानिंग जो है अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह करता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और जॉइंट सेक्टर भी है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट मिलकर भी काम करती है। अब एग्जाम्पल के लिए बताऊं, अगर ऐसा हो जाए कि सिर्फ ही कोई कंट्री मार्केट ड्रिवन हो जाए, तो कंपनीज, मान लो जैसे दवाई की कंपनी है, ठीक है, दवाई बनाने की कंपनी है, अब वो फिर वो दवाई बनाएगा जिसमें उसको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, तो ये दवाई तो बनाई नहीं जाएगी जिसमें उसको कोई पैसा बचता ही ना हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि कंज्यूम उस देश में बैलेंस नहीं रह पाएगा किसी भी चीज में। तो इसीलिए ज्यादातर कंट्री जो है वो मिक्स इकोनॉमी का फॉर्मेट फॉलो करती हैं, जिसमें ना गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी ना किसी प्राइवेट प्लेयर की मोनोपोली रहेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है मॉड्यूल डी का जो पहला चैप्टर है 12 चैप्टर वो हमारा खत्म होता है। और अब इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे क्या, क्विक रिवीजन, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये है एमसीक्यू जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलते हैं, और आपको ये एमसीक्यू लगाने के लिए क्विज मिल जाएगा। ये सेम क्वेश्चन उसी में रहेंगे और ये क्विज आप हमारी वेबसाइट पे जाकर लगा सकते हो। ये वेबसाइट हमारी bankingशिक्षा.com पे जाकर लगा सकते हो। अब इसका कोई एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एवरी सोसाइटी रिगार्डलेस द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मस्ट आंसर 3 फंडामेंटल एंड इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ दोज क्वेश्चन। तो अभी हमने जो लास्ट देख ही रहे थे कि हर सोसाइटी को इकोनॉमिक्स के अंदर 3 क्वेश्चन के जवाब पता होने चाहिए। तो इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन, इसमें चारों में से वो कौन सा क्वेश्चन है जो एक है, व्हाट शुड द गवर्नमेंट होल्ड इलेक्शन, गलत। व्हाट इज द आइडियल पॉपुलेशन साइज ऑफ द कंट्री, ये भी गलत। हाउ आर द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड, ये सही है। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर कल्चर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो सी हो जाएगा, कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसमें पूछा हाउ द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड, तो इसमें ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर है। What are the central and universal problems that our science of economics seeks to address? तो ऐसी क्या सेंट्रल और यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक्स में सॉल्व करी जाती है। हाउ टू एलिमिनेट द नीड ऑफ मनी, हाउ टू अचीव द परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाउ द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी वेयर ह्यूमन वांट्स टू एलिमिनेट बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ टू इंश्योर ऑल द बिजनेस मेक द, ये नहीं है। तो इसमें ये बात करी गई कि साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर कि इकोनॉमिक्स एक तरह से साइंस है, क्योंकि हम इसमें ये बताते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी, मतलब रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होने के बावजूद भी हम हमारे जो नीड्स है उसको फुलफिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका जो रिसोर्सेज का यूज है वो ऑप्टिमम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसके आंसर की आपको पता ही है कि मैं नीचे प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 13 सप्लाई एंड डिमांड, नेक्स्ट वीडियो में।